अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आ रही है सर आवाज। जी, लास्ट 5 टॉपिक्स कवर कर लिए आप लोगों ने, पढ़ लिए अच्छी तरह जो हमने कल डिस्कस किए थे। जी सर। जी, तो एनी क्वेश्चंस? नहीं सर, ये ग्रीन हाउस गैस तो ठीक है, वो मतलब क्लियर है। जी, ओशन एसिडिफिकेशन जो है, आपको पता है कि जी सर। ड्यू टू एसिड रेन, क्योंकि इसमें जो मेजर है रोल वो एसिड रेन का है। और सेकंड जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं कंटेनिंग एसिड्स, वो भी जो ओशन एसिडिफिकेशन है उसको चेंज करते हैं। तो ओशन सर ये एसिडिफिकेशन इसमें से जो है ना जो ओशन ओशन। एसिडिफिकेशन होती है वो आपको पता है कि स्लाइटली अल्कलाइन होती है, लेकिन ड्यू टू एसिडिफिकेशन जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और इसके अंदर जो कार्बोनेट एक्यूमुलेशन है, क्योंकि जितने भी मेराइन एनिमल्स हैं, स्पीशीज हैं, वो वाटर में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं टू डेवलप देयर स्केलेटन। तो अब ये जो उनका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ये अल्कलाइन पीएच में जो है वो बेस्ट होता है। लेकिन पीएच एसिडिक होने की वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है, और उनका जो स्केलेटन डेवलपमेंट है वो भी रिटार्ड हो जाती है। तो इसमें बेसिकली ये एक मेन इम्पैक्ट है। इसके अलावा जो सर ये सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसमें आपने यही बताया है ना कि मेराइन जो स्पीशीज हैं वो कैल्शियम अब्जॉर्ब करती हैं फॉर स्केलेटन डेवलपमेंट। जी तो ये प्रोसेस उनका डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब जी, ये क्योंकि वही। जो कैल्शियम डेपोजिशन है ना, जी क्योंकि सर। कैल्शियम ने डिपॉजिट होना है, तो कैल्शियम जो डेपोजिशन है वो एनिमल्स भी करते हैं, और डेफिनेटली जो कोरल स्पीशीज हैं वो भी करती हैं। तो ये अल्कलाइन पीएच में ज़्यादा बेहतर तौर पे होती है डेपोजिशन। एसिडिक होने से ये डेपोजिशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो स्पीशीज हैं वो अफेक्ट होती हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह शट डाउन जो है, शट डाउन ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। अब ओशन जो है, इसमें जो सर्कुलेशन है, वाटर सर्कुलेशन, ये ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, यानी कि डिफरेंस पे डिपेंड करती हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो थर्मल डिफरेंस मीन हीट डिफरेंस, और सेकंड जो है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस, यानी कि हेलाइन। हेलाइन मीन कंसंट्रेशन डिफरेंस। अब कुछ पार्ट हैं जैसे जो ऑन द इक्वेटर है वो हॉट रीजन्स हैं,
और जो अवे हैं फ्रॉम द इक्वेटर वो रिलेटिवली कोल्डर रीजन है। तो इस तरह 2 डिफरेंट टेम्परेचर रीजन होने की वजह से जो वाटर है वो सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से जो सीजन हैं वो चेंज होते हैं। इसी तरह जो हेलाइन सर्कुलेशन है उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन डेफिनेटली जहाँ पर फ्रेश वाटर एंट्रीज है लाइक जो रिवर चार्जिंग है उन एरियाज के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की जो है वो कम हो जाती है। और जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर वाटर एंट्री नहीं है, फ्रेश वाटर एंट्री नहीं है ओशंस में, जैसे आपको पता है सऊदी अरेबिया में कोई रिवर नहीं है, तो वहाँ पर डेफिनेटली कंसंट्रेशन जो है वो सी वाटर की ज़्यादा होगी। लेकिन जिन एरियाज में है जैसे दरिया सिंध का पानी जो है वो गिरता है समंदर में, तो उस रीजन के अंदर क्या होता है कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्ट्स की कम हो जाती है फ्रेश वाटर के एंटर होने की वजह से। अब ये 2 डिफरेंट रीजन है जहाँ पर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट होता है सॉल्ट्स का। तो अब इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है जो वाटर है वो सर्कुलेट करता है इन द ओशन, क्योंकि कंसंट्रेशन में भी यूनिफॉर्म होना है और टेम्परेचर में भी। सर ये थोड़ा सा थर्मल हेलाइन वाला ना थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ये ना समझ नहीं आया कुछ जो है मतलब इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। थर्मल मीन टेम्परेचर डिफरेंस और हेलाइन मीन सॉल्ट डिफरेंस। थर्मल ठीक है। डिफरेंस कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि जिन एरियाज में समर सीजन तो है। वो समझ आ गया कि थर्मल हो गया वो मतलब हीट का, और ये डिफरेंस हो गया, और ये साल्ट की डिफरेंस भी समझ आ गया, लेकिन इसकी वजह से इफेक्ट इन्वायरमेंट पर अच्छा, कैसे होगा वो इफेक्ट क्या एक्सप्लेन। होता है, देखिए ये जो थर्मोलाइज सर्कुलेशंस होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वजह से आपका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है और जो वाटर टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये दोनों प्रोसेस जो हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब हों, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल डीमिंग है, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है या जो सीजनल टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे सर्दियाँ लेट आएंगी और उसी तरह फिर जो गर्मियाँ हैं वो भी लेट आएंगी, तो उससे क्या होगा कि जो सीजन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि जो है क्रॉप सीजन्स वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, रेन्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी तरह जो थर्मल सर्कुलेशन है उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेराइन स्पीशीज हैं वो अफेक्ट होती हैं। एक जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है, उसमें सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। एक जगह पे फ्रेश वाटर है तो कुछ स्पीशीज जो है वो हाई कंसंट्रेशन के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती, कुछ जो है वो लो कंसंट्रेशन पे सर्वाइव करती हैं। तो इस तरह जो शट डाउन है उससे सीजन्स भी इफेक्ट होते हैं, रेंज इफेक्ट होती हैं, और जो क्रॉप सीजन हैं वो अफेक्ट होते हैं, और मेराइन स्पीशीज जो है वो भी अफेक्ट होती हैं। फर्दर आप 12 बजे ले इसको आएंगे डॉक्टर साहब, आ जाए जो है 12 वो गूगल भी कर सकते हैं टू ऐड मोर एस्पेक्ट्स और इफेक्ट्स। अच्छा, कोल इंडस्ट्री के जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें आपको पता ही है कि जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, पार्टिकुलेट मैटर एमिशन है, डिफरेंट यस। ब्लू गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें जो है वो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं, और उसकी वजह से जो है वो आपकी जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट होती है। देन अर्बन हीट आइलैंड्स। तो अर्बन हीट आइलैंड्स जो हैं वो जो हमारे अर्बन एरियाज हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो ज़्यादा है, तो उन एरियाज के अंदर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप कंपेयर करें सिटी का टेम्परेचर विद द विलेज, तो विलेज में टेम्परेचर कम होगा, सिटी में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा है।
इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन ज़्यादा है। इसी तरह जो बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट जो है वो भी एक मेन रीज़न है, ठीक है। इसी तरह जो रोड्स हैं वो भी एक रीज़न है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो सॉइल है या जो ट्रीज हैं वो लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू कंक्रीट एंड रोड्स। तो ये जो हमारे अर्बन एरियाज हैं बेसिकली ये हीट आइलैंड्स हैं, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते। तो एक तो एब्जॉर्प्शन है हीट की, और सेकंड फिर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन, ये दोनों जो हैं वो मेन रीज़न है अर्बन हीट आइलैंड्स। इसीलिए जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसी की वजह से फिर जो है वो ये जो रेनफॉल है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है, स्मोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें अगर पर्टिकुलेट मैटर भी है तो उससे ग्लोबल डिमिंग का जो है प्रोसेस जो है वो भी होता है, और जी उससे फिर जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है हीटिंग एनवायरनमेंट में, और डिमिंग की वजह से, क्योंकि सनलाइट पूरी नहीं मिल रही होती। तो ये सारे इफेक्ट जो है वो इंटरलिंक्ड है। तो आप गो थ्रू हो, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। सर, इसमें ना ओशन एसिडिफिकेशन में एक सर टर्म आई थी कोरल ब्लीचिंग की। जी सर, इससे मतलब ये इम्पैक्ट है एसिडिफिकेशन का, बेसिकली जो इफेक्ट जी। आते हैं इसको से थोड़ा सा एक्सप्लेन। दरअसल जो कोरल स्पीशीज होती है ना, इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, पिंक, ब्लू, ग्रीन एटसेट्रा। लेकिन जैसे पीएच कम होती है ना, एसिडिक होती है, तो इनका ये जो पिगमेंट है वो उसका कलर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनका जो कलर होता है वो अल्कलाइन कंडीशंस में होता है। एसिडिक कंडीशन में ये फिर इनका कलर डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, फेड हो जाता है या डिसअपीयर हो जाता है। तो इसलिए इनको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, के कोरल स्पीशीज का जो कलर है वो ब्लीच हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। सर, ये जो मेराइन कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सर कौन से होते हैं सर, मतलब इनका फंक्शन? ये मेराइन कैल्सीफाइंग स्पीशीज जो है वो स्पीशीज हैं जो कि कैल्शियम को डिपॉजिट करती हैं। अब जैसे डिफरेंट जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो जी अब कैल्शियम जो है जैसे कार्बोनेट है या बायो सिंथेसाइज्ड कैल्शियम है, वो दोनों फॉर्म में दे सकते हैं। तो केमिकली जो है वो तो आपको पता है कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, लेकिन नेचुरली भी कोरल कैल्शियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि मेराइन स्पीशीज होती हैं जो कि कोरल जो कि कैल्शियम को डिपॉजिट करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट करती हैं, और ये जो फिनोमेना होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होता है। और ये कैल्शियम जो है ये फिर एक्सट्रैक्ट करके तो फिर इसको मेडिसिन वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये जो कैल्शियम आइंस को वाटर में से लेकर उसको कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में डिपॉजिट करना, सॉलिडिफाई करना, इस प्रोसेस में जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जी जी
वो अल्कलाइन पीएच में वर्क करते हैं और इस प्रोसेस को हम जो है वो कैल्सिफिकेशन या कैल्शियम डेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ठीक। मैं नोट कर देता हूँ। क्लास ऑनलाइन सिस्टम ही है। हाँ जी। तो आप इन टॉपिक्स को जो है वो करें स्टडी। और दरअसल इन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है कि ये सारे जो फिनोमेनस होते हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इसमें आप ने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना, बल्कि एक जो अंडरस्टैंडिंग है या जो एक थिंकिंग स्पेक्ट्रम है उसको आपने ब्रॉड करके जो है इन चीज़ों को जो है वो इंटरलिंक करना है कि अगर कोई फिनोमेना है तो वो फिनोमेना जो है, ठीक है, जैसे किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है, क्या क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको ब्रॉडर बिल्कुल सेंस में ठीक। आप अंडरस्टैंड करेंगे तो खुद ही जो चीज़ें हैं वो फिर आपस में इंटरलिंक होना शुरू हो जाएंगी जी। इसको स्पेसिफिकली अगर आप करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जाके आप चीज़ों को जहन में लाएंगे और फिर उनको आपस में इंटरलिंक करेंगे, फिर आपके लिए इजी होगा। जी सर। चलिए आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। और चीनी दे चोरों। नॉट क्रॉस टॉक।